हाँ जी, तो क्या टॉपिक है आज का, बोलो एक बार। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स या फिर इसको बोलते हैं प्रोसेस इन द प्लानिंग। मतलब जब आप प्लानिंग करने पे आते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब देखो, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेप्स जब भी लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स सीक्वेंस में ही लिखे जाएंगे। मतलब सेकंड वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की जगह पे हम नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। हम आखिरी वाला फर्स्ट वाले पे या फर्स्ट वाले को लास्ट पर नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। स्टेप का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे ही चलना है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में, तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब ये सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, पहले हमेशा यही आएगा फिर ये आएगा फिर वो आएगा, ऐसा नहीं है। लिमिटेशंस में, मेरिट्स के अंदर, फीचर्स के अंदर आप पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट लिखे मैंने, स्टेप वर्ड जहां पर आ गया या वर्ड क्या आ गया, प्रोसेस, वहां पे हमेशा कोई भी चीज सीक्वेंस में ही लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है। आगे बात करें, जब भी आप प्लान बनाओगे, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, फर्क नहीं पड़ता। आपके बिजनेस का नेचर क्या है, फर्क नहीं पड़ता। प्लानिंग जब भी होगी तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा। पहला क्या है, जरा देखना। सबसे पहले आप जब प्लान बनाते हो तो क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। क्या बोला, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। चलो, ऑब्जेक्टिव बोलूं या क्या बोलूं, गोल, बात एक ही है। बात तो एक ही हुई, हिंदी में मतलब तो एक ही हुआ है ऐसा, लक्ष्य, उद्देश्य। सेटिंग ऑब्जेक्टिव या सेटिंग गोल लिखूं, एक ही है। कोई भी बुक उठा के देख लेना, कहीं पर भी गोल वर्ड नहीं लिखा हुआ। वर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव। कोई जानता है अपने से इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैंने पहले भी क्लियर किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल में डिफरेंस होता है। देखो, हिंदी में मतलब एक है उद्देश्य, लक्ष्य, यहां तक पहुंचना है, इसको हासिल करना है, लेकिन ये दोनों शब्द अलग होते हैं। बिजनेस की भाषा में इनका मतलब अलग होता है। नहीं पता? अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। दोनों का मतलब एक ही है, आपका मकसद क्या अचीव करना चाह रहे हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर गोल। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर होता है। गोल कभी भी आपका स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज ऑलवेज जनरल, और ये नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं होता है। एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनना। मुझे अगले महीने तक अपना वेट लॉस करना है, मकसद है, कौन सा है? आपने ध्यान दे मेरी बात में, मैंने क्या बोला आपसे। ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज स्पेसिफिक, नंबर के टर्म्स में होता है। और जब नंबर के टर्म्स में कोई मकसद ना हो तो वो सिर्फ गोल है। मुझे नेक्स्ट मंथ तक अपना वेट रिड्यूस करना है, क्या है, ये गोल है। मुझे अगले महीने 5 किलो अपना वेट कम करना है, ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक हो गया, इतना करना है। ये क्लियर है? मुझे बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ये गोल है। मुझे अगले साल बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर 90% से तो कम लेके आना ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। इसमें एक चीज क्लियर तो हो रही है कि हमें करना क्या है और हमें कितना करना है। क्या कंपनी वाले केस में नहीं होता होगा ऐसा? हमें अगले साल तक अपना सेल्स बढ़ाना है, क्या है, हमें अगले साल तक 5% सेल पहले से बढ़ाना है। स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक। तो प्लानिंग कहता है गोल सेट मत करो, ऑब्जेक्टिव को सेट करो, बी स्पेसिफिक, जनरली बात मत करो। दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, कितना करना है। करना है ये छोड़ दिया, काफी नहीं है, कितना करना है उसको भी लिखो। उसी को बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये पहला पॉइंट है, क्लियर है? तो आप जब भी प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे?
आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आप करना क्या चाह रहे हो, कितना करना चाह रहे हो। और ध्यान रखना, प्लानिंग का प्रोसेस कभी भी ओरली नहीं होता, बोल के नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग। क्या बोला? लिखित में होता है। क्यों लिखित में क्यों होता है? लिखित में क्यों होता है? क्योंकि टॉप लेवल प्लानिंग करता है। बोले भाई, वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल क्या आपकी बात सुनेगा आके? आप बोल रहे हो हाँ भाई सुन ले, ये बोल रहा हूं, ये करना है, ऐसे करना है, उतना करना है, याद रहेगा उसको? याद रहेगा? तरीका क्या है? हर चीज को लिख के उनको आगे फॉरवर्ड करो, उसका एक ब्लूप्रिंट बना के दो उनको अच्छा सा। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव तय करना होता है कि हमें क्या करना है और कितना करना है, स्पेसिफिक। अच्छा सर, हमने अपना मकसद तय कर लिया, उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस। ये मतलब क्या हुआ? इसको अलग अलग, मतलब जो बोलने का स्टाइल है लोगों का वो अलग अलग हो सकता है। कई लोग कहते हैं इसको डेवलपिंग प्रीमिसेस, कई कहते हैं इसको डेवलपिंग प्रेमाइसेस, मतलब शब्द हैं अलग अलग बोलने के, लेकिन चीज एक ही है, इसको भूलना मत, ये मेन चीज है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रीमिसेस, व्हाट इज प्रीमाइसेस, जो भी होता है, दिस इज नोन एज assumptions। क्या बोला? assumptions का मतलब क्या होता है? अवधारणाएं। कुछ चीजें ऐसी सोच के चलो कि जैसा हमने प्लान किया है, अगर वैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले से ही कुछ किन्हीं चीजों का अनुमान लगा के चलो। जैसे कि मान लेते हैं, कोई एग्जांपल है आपके पास? कल संडे है, हमने प्लान बनाया कि हम कल घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन कल क्या हो गया? मौसम एकदम से खराब हो गया। अगर हम ये पहले ही सोच लेते कि अगर कल मौसम खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी दिया था ना आपके वाला एग्जाम्पल, याद है? हमने कभी सोचा नहीं था कि संडे को बारिश हो सकती है, लेकिन हो गई। और इसकी प्लानिंग हमें उस दिन ही करनी चाहिए थी कि संडे तक अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। भैया पहले ही छाता निकाल के रखो, रेनकोट निकाल के रखो, शू ऐसे निकाल के रखो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और हो गई तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। क्या कहते हैं उसे? पहले assumptions पर काम करो, क्योंकि आपने जैसा प्लान करा है, जैसा सोचा है, ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक होता है, हमेशा बदलता रहता है, सेम नहीं रहेगा। आपने प्लानिंग ये करी है कि अगले साल तक मैं इसकी इतनी सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, 20% हम इस माखा का सेल बढ़ाएंगे। क्या पता कि अगले साल तक गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस हाई कर दे, क्या पता कि इसकी मार्केटिंग ना रहे, इसकी मार्केटिंग क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या पता कि दूसरी कंपनियां भी आ जाए इस माखा को बेचने के लिए, तब क्या करोगे? डेवलपिंग प्रीमिसेस। पहले से ही सोचो, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और बोलो सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल से क्या है? बाहर है, कभी भी बदल सकती हैं। तो आप पहले से ही एस्टिमेट लगा के चलो कि अगर कंडीशंस उल्टी हो जाएं तो हम क्या करेंगे। क्या हम तब भी अपना ये प्लान रखेंगे या इसको हम पोस्टपोन करेंगे? नहीं है, हमारे प्लान पे कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। जब आप दाएं बाएं की भी बात को सोचते हो ना, तो उसे बोलते हैं हम डेवलपिंग प्रीमिसेस, डेवलपिंग सम assumptions। और बिना assumptions के, प्रीमिसेस के आप अपने प्लान को ड्राफ्ट या ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर करते हो इसके बिना तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। बात समझ आई? क्या लिखा है पढ़ना? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, तुम्हें अपना प्लान के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए तुमको कई सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए हमारे पास चॉइसेस कौन कौन सी है। एग्जांपल देता हूं, हमने फैसला किया कि हम अपनी कंपनी के लिए 20 लाख रुपए मार्केट में हम 20 लाख रुपया बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्या बोला? 20 लाख रुपीस हम क्या करने वाले हैं? इन्वेस्ट करने वाले अगले साल।
अब वो 20 लाख रुपए हमारे पास कहां से आएंगे, कहां से आएंगे? अब उसके लिए क्या है, बहुत सारे क्या है, ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करो। पहला तो ये है कि हम पैसा उधार ले लेते हैं बैंक से, लोन, या फिर हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं, या फिर हम अपनी सेविंग्स का यूज कर लेते हैं। हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी हैं, नहीं है? जो मैंने 3 नाम ले दिए, कौन कौन सा बहुत बोलो? पहला 20 लाख का बैंक से लोन मांग लेते हैं, सेकंड अपनी सेविंग का यूज करते हैं, तीसरा अपने शेयर्स बेच देते हैं। ये क्या था? दीज वर द ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस। इनके थ्रू हम 20 लाख रुपया रेज कर सकते हैं। अब चाहे मार्केट से करो, लोन से करो, या फिर अपनी सेविंग्स निकालो। ये क्या थे? ये क्या थे? मेरे ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस थे, जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास 3 रास्ते हैं करने के। उसके बाद क्या? एवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। अब उन सारे के सारे ऑप्शंस को जो तुमने पॉइंट नंबर 3 में आइडेंटिफाई कर रहे, अब उसको खंगालो। क्या बोला? मतलब सबके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स बैठ के लिखो कि हमें आसानी से क्या मिल सकता है। क्या शेयर्स को बेचकर पैसा रेस करना अक्लमंदी है? क्या लोन ले लें, या फिर अपनी सेविंग का यूज करें? सबके अपने अपने प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। भाई अगर लोन लोगे तो उसका प्लस पॉइंट क्या है? बोलो ना, कंट्रोल आपके हाथ से नहीं जाएगा। भाई अगर आप शेयर बेचते हो तो कंट्रोल आपके हाथ से जाएगा। ये प्लस पॉइंट है किसका? लोन का। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है लोन का? कि आपको उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक को इंटरेस्ट से मतलब है, उसको आपके नुकसान से कोई मतलब नहीं है। वो आपसे इंटरेस्ट लेगा सर। एक ये सर क्या है? माइनस पॉइंट है। लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल तो आपके हाथ में रहेगा। बोलो भाई। हाँ, अच्छा चलो सेविंग की बात कर लेते हैं, सेविंग से निकालते हैं। सेविंग का पैसा तो आपकी मुश्किल घड़ी के लिए रखा हुआ है। अगर आपने उन पैसों को यूज कर लिया, फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्टिजेंसी हो जाए या कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए कंपनी के साथ में, पैसा है तुम्हारे पास, क्या करना चाहिए? इसलिए बोलते हैं ना, उनमें उन सबको बैठ के आपस में इवैल्यूएट करो, मेजर करो, सबकी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपस में बैठ के लिखो, और जिसके प्लस पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा मिले उसी ऑप्शन को आप अगले क्या लिखा पॉइंट में सेलेक्ट करो। क्लियर हो रहा है? भाई सबसे पहले आपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करा कि हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उन सारे रास्तों को बैठ के आपने चेक करा कि भैया सबसे ज्यादा फायदे और नुकसान हमें किस ऑप्शन की है। फिर उनमें से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, जो आपको लगता है कि सही है। क्लियर है? क्या लिखा पढ़ना? अब प्लान को इंप्लीमेंट करना है आपको। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? आपने ऑप्शन चूज कर लिया कि हम शेयर बेचेंगे। हम क्या करेंगे? हम शेयर बेचेंगे। अब उस प्लान को इंप्लीमेंट तो करो। अब शेयर्स बेचना स्टार्ट तो करो। आपका प्लान तब तक प्लान है जब तक कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। जैसे मैं पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने एक चार्ट बना के रख दिया अपनी वॉल पे। मैं 1 घंटा रोज अकाउंट्स पढ़ूंगा, 1 घंटा रोज बीएसटी, 1 घंटा रोज इकोनॉमिक्स, 3 घंटा मैं अपना पर्सनल स्टडी करूंगा। चार्ट बना के रख लिया है। लेकिन वो काम कब करेगा? जब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। बना के चिपका के लगाने से मैं पास नहीं हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ जाएंगे। मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे उस प्लान को अब इंप्लीमेंट भी तो करना है, नहीं है? भाई ये सारे ऑप्शन बेकार हैं तुम्हारे अगर तुम ये सेकंड लास्ट नहीं कर रहे हो। ये तो जान है पूरे प्लानिंग की। क्या? इंप्लीमेंट करिए प्लान को। नहीं हुआ क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? लागू करना, लागू। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। सिर्फ चिपकाने से गोल अचीव नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही है? लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? अब ये इसका मतलब क्या होता है? फॉलो अप एक्शन। अब लगातार क्या करो? चेक करो। सर क्या चेक करें? क्या चेक करें? कि जैसा सोचा था वैसा सब कुछ चल रहा है या नहीं। जैसे कि हमने प्लान करा कि हमें 1 साल के अंदर कम से कम 12,000 मशीनरी मैन्युफैक्चर करनी ही करनी है। मैंने एग्जांपल क्या दिया? बोलो फिर से बताना। हमें 1 साल के अंदर 12,000 मशीनरीज मैन्युफैक्चर करनी है। क्या
साल बीतने के बाद चेक करने आओगे? क्या करना चाहिए? हर महीने चेक करो। भाई अगर साल में 12,000 चाहते हो तो साल में कितने महीने होते हैं? तो हर महीने कितनी मशीन आपकी बननी चाहिए? 1,000 मशीन आपकी हर महीने। और इस बात पे चेक मत करो कि 12,000 बनी नहीं बनी, हर महीने ये आके चेक करो कि हर महीने 1,000 बनी या नहीं बनी। अगर इसको चेक कर लिया तो साल के एंड में आते आते 12,000 अपने आप ही बन जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं हम क्या? फॉलो अप एक्शन। टाइम टाइम पे आके अपने प्लान को चेक करते रहो कि जैसा हमने प्लान किया था, हमने सोचा था, कि वैसे सब कुछ चल रहा है या नहीं। इसी को बोलते हैं कि हम फॉलो अप एक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तो जान है प्लानिंग की। फॉलो अप तब करोगे ना जब प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट किया नहीं फॉलो अप करेंगे। अच्छा तो कैसे करेगा फॉलो अप? कैसे करेगा? फॉलो अप करने के लिए तुमको पहले प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। बात समझ नहीं आ रही है? मुश्किल लग रहा है? अच्छा, अब एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनकर आएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। कैसे आएगा पता है? केस स्टडीज। किसमें आएगा? केस स्टडी। वो एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा तुम्हें केस दे देगा, है ना। इसमें करीबन आधा पेज आपके क्वेश्चन पेपर का भरा होगा, जिसको देख के तुम डर जाओगे। तुमको पूरा केस पढ़ना है ठंडे दिमाग से। फिर वो तुमसे लास्ट में पूछेगा, ऊपर लिखे केस के अंदर लाइन कोट करिए कि प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स की बात हो रही है। अब तुम्हें लाइन कोट करना तब आएगा जब तुम्हें प्लानिंग के सारे स्टेप याद होंगे कि ये स्टेप होते हैं। केस में लिखा हुआ है कि XYZ लिमिटेड ने अगले साल तक इतने लेबर निकालने हैं। दिस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। 500 लेबर निकालने हैं हमें अगले साल, ये उन्होंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है। फिर आगे बढ़ोगे केस के अंदर तो ये सब पॉइंट आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि पूरे के पूरे केस के अंदर सारे के सारे स्टेप्स होंगे ही नहीं। स्टार्टिंग के 3 होंगे, लास्ट के 3 होंगे, बीच के होंगे, कुछ नहीं कह सकते। केस कैसे भी आ सकता है। और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स का अच्छे से आना जरूरी है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। गलती करना चाहते हो, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका जो अगला टॉपिक है उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस का एक और नाम क्या था? फीचर्स, है ना। इंपॉर्टेंस का सेकंड नेम है सिग्निफिकेंस। फीचर, नेचर, प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। वो 4 नाम है, बोलो कौन सा? नेचर, फीचर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तीनों को, चारों का मतलब एक। इंपॉर्टेंस का सेकंड नाम सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का सेकंड नाम इंपॉर्टेंस। भूलोगे नहीं। एग्जाम में आ गया व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, तो क्या पूछ रहा है? आप वहां लिख कर आओगे आउट ऑफ सिलेबस, ये था ही नहीं। अबे वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन मतलब नंदनी बताएंगे। आपको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव? जाना कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए तुम्हें क्या मिलनी चाहिए? रोड। क्या बोला? रोड तुम्हें क्या शो कर रही है? डायरेक्शन। इससे चल तो दिल्ली पहुंच जाएगा। प्लान वो रोड है जो आपको गोल तक जाने का डायरेक्शन शो करती है। क्या बोला? नहीं, वो जो तुमने अपनी वॉल पे लगा रखा था, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगी, 1 घंटा अकाउंट्स ई को पढ़ूंगा, बीएसटी पढ़ूंगा, वो क्या था? वो रोड मैप है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसे पढ़ तो नंबर आएंगे, ऐसे पढ़ तो नंबर आएंगे। नहीं ऐसा? हाँ। अच्छा बात बताओ, उसको पढ़ेंगे तो 100% ही नंबर आएंगे, ऐसा है?
वही तो सीख रहे थे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, पढ़ ऐसे ही, तरीका यही है, लेकिन नंबर आएंगे नहीं आएंगे वो तेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, तुमने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो क्या सीखा? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको अपने गोल तक जाने का डायरेक्शन देता है प्लानिंग, के ऐसे चलो तो गोल तक पहुंच जाओगे। क्लियर? डाउट? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो बताओ। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब बताना क्या है इसका? प्लानिंग अगर आप करते हो तो आने वाले अनसर्टेनिटीज का जो रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। कोई एग्जांपल दोगे? चलता फिरता एग्जांपल दे। हर कंपनी में होता है, हर स्कूल में होता है, हर बैंक में होता है। कोई एग्जांपल है? मैं एग्जांपल दे दूं, जरा पॉइंट को ठीक से पढ़ना। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारा गोडाउन बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। कहां पे? वेयर हाउस में। क्या वेयर हाउस में आग लग सकती है? क्या वेयर हाउस में सामान चोरी हो सकता है? क्या वेयर हाउस में सामान डैमेज हो सकता है ड्यू टू बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस? कुछ भी हो सकता है। अब इन सारे के सारे रिस्क को कम करने के लिए क्या करे? इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस इज योर प्लानिंग। समझे कुछ? क्या बोला? क्या आपके जो गोडाउन के अंदर रखा सामान खराब नहीं हो सकता? फैक्ट्री के अंदर आग लग गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, आग लग गई, सामान क्या हो गया? डैमेज हो गया, रिस्क है। अब इस रिस्क को, इस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करें? सर इंश्योरेंस लेते हैं। एंड इंश्योरेंस लेने का मतलब है कि आपने आने वाले खतरों को पहले से ही देख लिया, फिर उसी के हिसाब से आपने प्लान बनाया कि हम इंश्योरेंस करवाएंगे इसका। भैया भले ही कुछ ना हो, लेकिन मन में एक डर तो नहीं रहेगा कि चलो अगर डैमेज हो भी गया तो हम क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। प्लानिंग, तो इंश्योरेंस जो आपने लिया दैट वाज योर प्लान। क्या था? प्लान था। तो क्या हुआ? इंश्योरेंस की वजह से, देखो क्या लिखा हुआ है, उसने क्या रिड्यूस कर दिया? आने वाले अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस कर दिया। मैं पहले बता रहा हूं, इंश्योरेंस की वजह से आफत नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आफत से नुकसान कम होगा ये गारंटी है, क्योंकि ज्यादातर जो नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर ले लेगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब क्या हुआ? फिर से पढ़ो। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से काम करते हो तो आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को होने से बचा सकते हो जो वेस्टफुल है, किसी काम की नहीं है। एग्जाम्पल है कोई? बताओ जरा एक बार। मैंने पहले भी दिया था एग्जाम्पल, और मैं हर बार यही वाला एग्जाम्पल देता हूं, याद करो। मुझे तो याद है मैंने आपको दिया था। वोडाफोन में काम करते हो, वोडाफोन में काम करते हो, वोडाफोन में काम करते हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। ध्यान आया कुछ? ये कस्टमर की लिस्ट पकड़ो, याद आया? ये हमारे कस्टमर है जो हमारा सिम यूज करते हैं। एक एक करके इसमें 100 कस्टमर, सबको लाइन से कॉल करो और उनसे ये पूछो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने 1 से लेके 10 तक कॉल लगा दी है, फिर वो लिस्ट इसके हाथ आई, या आप तीनों के पास वो लिस्ट थी। तुम्हारा दिमाग तो काम नहीं किया, उसने पहले को कॉल लगा दिया, उसने भी लगा दिया, उसने भी लगा दिया। क्या बोलेगा कस्टमर? क्या बोलेगा? अभी तक तो नहीं थी दिक्कत, लेकिन अब तुम्हारा फोन उठा के फेंक रहा हूं मैं। फोन, हाँ मतलब सिम। मुझे सिम ने इतना परेशान नहीं किया जितना तुम लोगों ने कर दिया है। क्या बे, एक ही बारी में 3-3 लोग कॉल कर रहे हो और सवाल बिल्कुल सेम पूछ रहे हो। बे बोल तो दिया दिक्कत नहीं है मेरे को। देखो एग्जाम्पल सुन के आपको हंसी आई, लेकिन जरा जोड़ो इस चीज से। जरा पढ़ना क्या लिखा है, क्या किया आपने? आपने एक ही एक्टिविटी को, वो उसी की तो बात कर रहा है वो। एक एक्टिविटी ओवरलैप हो गई, एक के ऊपर एक हो गई, मतलब बार बार हो गई। और क्या लिखा है? वेस्टफुल एक्टिविटी है ये। एक ही कस्टमर को बार बार कॉल करने से तुमने टाइम वेस्ट करा, तुमने पैसा वेस्ट करा। कॉल पैसे पे लगती है, ध्यान रखना। सर टॉक टाइम फ्री है, अच्छा तो इसका मतलब क्या है? ऐसे लगाता रहेगा।
और सबसे बढ़कर बात इससे भी बढ़कर क्या है कि कस्टमर के साथ में तुम्हारा रिलेशन भी खराब हुआ, वो किसी थर्ड पार्टी को जाके मिलेगा, अपने दोस्त को बोलेगा दुनिया में किसी की भी सिम यूज करना, ये ससुरा वोडा फोन वालों की मत करना, बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, कायदा क्या था? पहले ही प्लानिंग कर लेते, 1 से लेके 10 तक तुम करो, 11 से लेके 20 तक ये करेगा, 21 से लेके 30 तक ये करेगा, हाँ है ना? तब क्या तुम्हारी एक्टिविटी ओवरलैप करती? एक ही एक्टिविटी के बार बार होती, तुम्हारा टाइम बचता, पैसा बचता, सबसे बढ़कर कस्टमर के साथ तुम्हारे रिलेशंस भी हेल्दी और अच्छे रहते। मूर्ख इंसान हो तुम। कमी क्या थी सर? प्लानिंग नहीं करी। आगे पढ़ो फिर से। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, मतलब जब आप प्लान करते हो ना तो नई नई बातें सोचते हो। एक वर्ड लिखा है यहां पे, इनोवेटिव आइडिया, मतलब नए नए आइडियाज आपके दिमाग में उछल उछल के आते हैं। और प्लानिंग करने से क्या होता है? आप नए नए आइडियाज को इनोवेट करना सीख जाते हो कि ये काम ऐसे नहीं, ये काम तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे किया आपने ये? जब आपने सोचा। क्योंकि प्लानिंग सारा खेल किसका है? सोचने का ही तो है, मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्या बात समझ आ रही है? और मेंटल एक्सरसाइज का पैसा ज्यादा होता है। टॉप लेवल पे कंपनी का एमडी क्या कर रहा है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एसी की हवा के अंदर बैठे हुए हैं। फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? लेबर काम कर रही है, भट्टी के सामने खड़ी है, फर्नेस के सामने हीट निकल रही है, जून का महीना, पैसे भी ही कम। ज्यादा पैसा दिमाग का होता है, फिजिकल वर्क का नहीं होता है। रिक्शे वाला बहुत नहीं करता काम, रिक्शे वाला इस गर्मी के मौसम में भी बेचारा दोपहर में काम कर रहा होगा, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा होगा? बैंक में काम करने वाला मैनेजर, जबकि वो कोई फिजिकल वर्क, सारा काम उसका मेंटल है। बात समझ आ रही है? तुम्हारे पेरेंट्स तुमको एजुकेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम फिजिकल वर्क से पैसा नहीं, मेंटल से कमाओ, क्योंकि उसमें राहत है, उसमें जिंदगी आसान है। क्लियर? आगे बताओ। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आप जब तक प्लान नहीं बनाओगे किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। क्या बोला आपने? यहां पे क्या फैसला करा था कि हम इनमें से एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इससे होकर गए हो। तो जब आपने प्लानिंग करी तो फाइनली आप एक डिसीजन के ऊपर पहुंच सके कि हाँ भाई, हम अपने शेयर्स बेचकर पैसा रेज करेंगे मार्केट से। प्लानिंग ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, तो कभी भी ये ऑप्शन सामने नहीं आते। और अगर ये ऑप्शन सामने नहीं आते तो कभी भी उनको आप इवैल्यूएट नहीं करते, और इवैल्यूएट नहीं करते तो कभी भी उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका चूज होता ही नहीं, डिसीजन नहीं ले पाते। क्या करें? डाउट। लास्ट क्या पढ़ना? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग, देखो इसमें क्या लिखा है? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल कब करोगे? जब प्लान होगा। क्या बोला? एग्जांपल दूं? आप तीनों एक फैक्ट्री में काम करते हो। कहां पे करते हो? फैक्ट्री, लेबर हो। हमने एक टाइम तय कर दिया है कि सबको सुबह 10 AM शार्प फैक्ट्री में आ जाना है, और जो इसके बाद आया 10:05 भी अगर हो गए, देन यू आर लेट। यू आर। अब क्या लेबर के ऊपर कंट्रोल पाना आसान होगा? क्या हर कोई अपनी इच्छा से आ सकता है? क्योंकि अब आपने एक प्लान करके स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया कि इसके बाद जो आया वो क्या है, मतलब अब कंट्रोलिंग करना आसान है क्योंकि प्लान बन चुका है। अच्छा, कोई टाइम ही नहीं होता आने का। कल सुबह सबको आना है भैया, सुनो ध्यान से, ओके सर, ओके सर, ओके सर। एक आया 10 बजे, एक आ गया 9:30 बजे,
एक आ गया 12 बजे, एक आया 1 बजे, और एक आया फैक्ट्री बंद होने से आधा घंटा पहले। आप उन हर एक को लेके बैठ गए, हाँ भाई लेट क्यों आया, लेट क्यों आया, लेट क्यों आया, लेट क्यों आया। वो क्या बोलेंगे आपसे, साहब लेट तो तब बोलो ना जब आपने कोई आने का टाइम तय कर रखा हो। टाइम तो कोई है ही नहीं आने का, जब मर्जी आए। क्या वो ठीक बोल रहे हैं, गलती आपकी है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो। आपने प्लान ही नहीं रखा तो फिर कंट्रोल क्या कर रहे हो तुम। पहले प्लान तो बनाओ कि तुम्हें इतने बजे आना है, तब कंट्रोल करो, फिर उसके बाद फैसला होगा कि कौन लेट है और कौन टाइम पर है। लेकिन अभी सब टाइम पर है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड टाइम था ही नहीं आपके पास। बात समझ नहीं आ रही है, बंद करें, ठीक है ना। अब आपका एक टॉपिक रह गया लास्ट, इसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान्स। क्या बोला, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा अगेन हम केस स्टडीज पर आएंगे, ठीक है।